नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक अलग ही तरह से ज्योतिष के बारे में यह वीडियो के द्वारा बताऊंगा तथा इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने बहुत सारे श्रोताओं को आज कुछ अलग तरह के उपाय एवं कुछ अलग तरह के ज्योतिषीय एवं आध्यात्मिक तरीक़ों से कोई व्यक्ति अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन कैसे दे सकता है, इसके बारे में बताऊंगा। ऐसा होता है कि अक्सर ज्योतिषीय विषय में विद्वान विभिन्न विभिन्न प्रकार के मत रखा करते हैं, परंतु एक विशेष बात इसमें यह होती है कि अक्सर जनमानस को यह बात क्लियर नहीं हो पाती कि आखिर उनकी कुंडली में पड़े हुए ग्रह किस प्रकार के होते हैं कि वह किस समय पर क्या रिज़ल्ट दें। ऐसा सोच के चले कि अगर कोई पौधा आज हमने सुबह लगाया तो उसका परिणाम एवं उस पर आने वाले फल हमें एक निश्चित अवधि के बाद ही प्राप्त होंगे। इसी प्रकार कुंडली में पड़े हुए ग्रहों की संरचना को समझिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने आप को सेल्फ मोटिवेट नहीं कर पाता एवं जब वह ज्योतिषियों के पास जाता है तो विभिन्न प्रकार की रायों के द्वारा कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स एवं श्रोताओं ने यह प्रश्न मुझसे करा, तो आज काफ़ी समय बाद मुझे जब समय का कुछ अंतराल मिल पाया तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक वीडियो के माध्यम से इसकी थोड़ी सी जानकारी दूं। पिछले काफ़ी समय से मैं अत्यंत क्लाइंटों में व्यस्त था, जिस कारण से मैं वीडियो भी बना नहीं पा रहा था। आज मुझे थोड़ा सा समय प्राप्त हुआ तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपको आध्यात्मिक ज्योतिष के बारे में भी बताया जाए। अमूमन ज्योतिष के विद्वान ज्योतिष की गहराइयों को या तो बताते ही नहीं या वह जानबूझकर छुपा लेते हैं, परंतु यह बात क्लाइंट को कभी कभी समझ में आ जाती है एवं कभी कभी समझ में आ ही नहीं पाती। खैर, मैं विषय पे आता हूँ एवं बताता हूँ, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की अपनी स्थिति में उसके प्रारब्ध कर्मों का अत्यंत योगदान होता है एवं अगर कोई व्यक्ति इस जन्म में तरक्की कर रहा है तो वह केवल इस बात के ऊपर निर्भर नहीं करता कि वह किस प्रकार के कर्म कर रहा है, अपितु इस बात पर अत्यंत निर्भर करता है कि उसके कर्म सदिश हैं भी या नहीं। सदिश का मतलब है अर्थात वह व्यक्ति जिस कार्य के लिए बना है अथवा वह व्यक्ति जिस कार्य के लिए इस पृथ्वी पर आया है, क्या वह उसे पूरा कर पाता है। मैं अपने बहुत सारे क्लाइंटों से पूछता हूँ कि वह अपने चित्त का आकलन करें। अर्थात जब मेरे पास क्लाइंट आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आखिर आप मुझे यह बताएं कि आप इस जीवन में आए क्यों। तो बहुत सारे लोग इस बात पे मूक हो जाते हैं एवं उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। क्योंकि इनके पास उसका कोई जवाब नहीं होता, इसलिए यह बात तो निश्चित होती है कि अधिकतर लोग जीवन में कंफ्यूज रहते हैं। इस कंफ्यूजन का कारण जहाँ एक ओर ब्रह्मांड में पड़े हुए ग्रह होते हैं, वहीं दूसरी ओर हमें ब्लड लाइन से प्राप्त गुण दोष भी होते हैं। अगर हम लग्न को ही लें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी व्यक्ति के लग्न को लें तो उस लग्न पर स्थित राशि एवं उस घर तथा उस पर बैठे ग्रहों को कैसे समझें, यह मैं आपको बताता हूँ एवं इसके द्वारा आपको यह भी मोटिवेशन देने की कोशिश करूँगा कि आप विषम परिस्थिति में कैसे इन समस्याओं से, जो समस्याएं ग्रहों के द्वारा उत्पन्न की गई हैं, बाहर आ जाएं। ज्योतिष में 3 प्रकार की मुख्य समस्याएं होती हैं एवं उन तीनों प्रकार की समस्याओं में
केवल 2 ही प्रकार की समस्याओं का इलाज मानव द्वारा हो सकता है। प्रथम प्रकार की समस्याएं वह होती हैं जो ब्रह्मा ने सभी के लिए नियत कर दी हैं, अर्थात आयु कर्मम च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचतानि ही सृज्यन्ते गर्भस्थस्य देहिना, अर्थात जब व्यक्ति पैदा होता है तो वह अपने साथ निश्चित 5 चीज़ों के लिए साथ में लेकर आया हुआ होता है एवं उन 5 चीज़ों को ना तो घटाया जा सकता है एवं ना ही बढ़ाया जा सकता है। उन 5 चीज़ों में एक चीज़ मृत्यु है, अर्थात आप किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं टाल सकते। हाँ, यह ज़रूर है कि अगर उसकी आयु है एवं मृत्यु टलने का कोई बहाना है तो चाहे वह बहाना ज्योतिष के द्वारा बने, किसी वैद्य के द्वारा बने अथवा किसी डॉक्टर के द्वारा बने, वह जरूर बनेगा। परंतु अगर उसकी आयु पूरी हो गई है तो उसे कोई भी ज्योतिषीय उपाय नहीं दे सकता। ठीक इसी प्रकार अगर हम समझें कि अक्सर लोग महंगे महंगे रत्न पहनते हैं, लेकिन क्या वास्तविकता में रत्न फ़ायदा करते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि जिस सीमा तक हम रत्न पहनते हैं एवं उनके लिए जितनी कीमत देते हैं वह उतनी सीमा तक फ़ायदा नहीं देते। जैसे आप यह मान के चलें कि किसी व्यक्ति को कोई चीज़ उसके 47वें वर्ष में प्राप्त होनी है एवं वह व्यक्ति इस समय 30 साल की आयु का है, तो अगर हम उसे कोई भी पत्थर पहनाएं एवं हम उसके लिए कोई भी बाह्य उपाय करें तो जो चीज़ उसे 47वें वर्ष में प्राप्त होनी है वह उसे 30वें वर्ष में कदापि प्राप्त नहीं हो सकती। आप इसे ऐसा मान के चलें कि जो पौधा आपने आज लगाया है, अगर आप उसे खूब सारा पानी भी दे दें तो भी फल तो उसके निश्चित अवधि पर ही आएगा। बस यह बात ज्योतिष में काउंसलिंग के लिए एवं मोटिवेशन के लिए विशेष समझने की है। अक्सर ज्योतिषी विभिन्न प्रकार के क्लाइंटों से दावे करते हैं एवं कपोल कल्पित रचनाओं के आधार पर उन्हें उपाय बताते हैं जो शास्त्र सम्मत नहीं होता। जैसे अगर वैदिक उपाय किसी को बताया गया एवं कोई व्यक्ति कुछ निषिद्ध भोजन विभिन्न प्रकार के करता है तो उसे वैदिक उपायों का लाभ नहीं मिलता। ठीक इसी प्रकार हर समय एवं हर स्थिति में केवल पत्थरों एवं स्टोन्स से फ़ायदा होगा यह कहना ठीक नहीं रहता। आप यह मान के चलें कि अगर किसी व्यक्ति के लग्न पर शनि बैठा है तो चाहे राशि कोई भी हो, मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि हमारी कुंडली में 12 घर होते हैं एवं इन 12 घरों को 12 भाव कहा जाता है। उस भाव में रहने वाली जो राशियां हैं वह उस भाव की स्थितिजन्य मालिक होती हैं, परंतु उस राशि पर पड़े हुए ग्रह वह प्रभावी होते हैं एवं वह उसके तात्कालिक मालिक होते हैं। जैसे हम सभी इस पृथ्वी पर रहते हैं तथा हमारे सभी के मकान हैं, परंतु क्या हम उस ज़मीन पर जिस ज़मीन पर हम निवास कर रहे हैं उसके हम स्वामी हैं? हम तात्कालिक स्वामी तो हैं, परंतु हम पृथ्वी के स्वामी नहीं हो सकते। इसी प्रकार जो ग्रह पड़े हुए हैं वह तात्कालिक परिस्थिति में किसी मानव विशेष के लिए गुण दोष तो रखते हैं, परंतु वह उसे इस पृथ्वी एवं इस धरा का स्वामित्व प्रदान नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार ग्रहों की स्थिति में लग्न के सापेक्ष उनके परिणाम हुआ करते हैं। लग्न पर अगर किसी व्यक्ति के शनि बैठ जाए तो वह निश्चित रूप से निराशावादी होता है एवं ब्लड लाइन के गुण जो आज की परिस्थिति में दोष बन गए हैं वह उसे दिखाई देते हैं। जैसे लग्न पर अगर शनि आ जाए
तो व्यक्ति नकारात्मक विचार वाला एवं निराशावादी जरूर होता है। परंतु अब कुछ लोग ऐसा माने कि अगर वहाँ पर तुला का शनि हो, अर्थात तुला राशि का शनि उच्च का होता है, या कुछ लोग ऐसा माने कि वहाँ पर मेष राशि का शनि हो, तो फिर मेष राशि का शनि नीच का होने पे क्या रिजल्ट देगा। मैं आपको एक बात विशेष बताता हूँ कि अमूमन ज्योतिष की किताबों एवं ज्योतिष के विषय में जो जहाँ से व्यक्ति सीखता है वह भाव, राशि और ग्रहों के हिसाब से सीखता है। जो पद्धति अपने में पूर्ण नहीं कही जा सकती, क्योंकि अगर लग्न पर कोई भी राशि हो एवं उस राशि पर शनि बैठा हुआ हो तो लगभग एक से रिजल्ट होते हैं। अर्थात लग्न पर बैठा हुआ शनि जहां आपको निराशावादी बनाता है, वहीं आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी करता है। अर्थात आत्मविश्वास की कमी शनि के द्वारा प्रदान की जाती है। इस प्रकार के व्यक्ति जहाँ किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा एवं कंपटीशन में सक्सेस नहीं हो पाते, वहीं केवल वह कुछ ही तरह के कंपटीशन में सक्सेस हो सकते हैं जहाँ पर उन्हें प्रतियोगिता का सामना न करना पड़े। क्योंकि लग्न पर बैठा हुआ शनि जहाँ आपको धीरे धीरे विकसित होने की प्रेरणा देता है, वहीं वह आपको देर से चलकर देर तक परिणाम देता है। क्योंकि आरंभिक आयु में शनि का रोल उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना बाद की आयु में शनि का रोल हुआ करता है। ज्योतिष में विभिन्न प्रकार की कल्पना एवं तुक्कों के आधार पर लोग प्रिडिक्ट करते हैं, जो ठीक नहीं है। शास्त्रोक्त अगर शनि लग्न पर बैठ जाए तो वह निश्चित रूप से आपके 11th आवर में कार्य बिगाड़ता है। परंतु आखिर वह 11th आवर में कार्य बिगाड़ता क्यों है? इसके मूल में छिपा हुआ दोष रक्त दोष अर्थात ब्लड लाइन का दोष होता है। क्योंकि जिस व्यक्ति के लग्न पर शनि होता है उसके पेरेंट्स भी आत्मविश्वास की कमी से परिपूर्ण होते हैं। एवं इसी प्रकार जब लग्न पर शनि होता है तो व्यक्ति की निराशा का कारण यह नहीं होता कि लग्न पर शनि है, अपितु यह निराशा का कारण होता है कि वह बाई ब्लड लाइन अर्थात जेनेटिक कोड्स और परंपरागत रूप से वह उन लोगों के पैदा हुआ जो निराशावादी थे। इसी प्रकार अक्सर ग्रह अपनी महादशा एवं अंतर्दशाओं में जो फल देते हैं उससे अनंत गुना फल ग्रहों का तब होता है जब वह टाइम ट्रैक पे चलते हुए अपने सर्कुलर मोशन में चक्र पूरा करते हैं। सर्कुलर मोशन में चक्र जहां आप ट्रांजिट अर्थात गोचर के द्वारा पता कर सकते हैं, वहीं यह बात तो निश्चित होती है कि गोचर में पड़े हुए ग्रह महादशा से भी ज़्यादा प्रभावकारी हो जाते हैं। एवं ज्योतिष में केवल एक ग्रह एक स्थिति विशेष किसी को लाभ अथवा हानि देगा, यह नहीं मानना चाहिए। एवं यह अच्छे से समझना चाहिए कि अगर कोई ग्रह किसी स्थितिजन्य परिस्थिति में बैठा हुआ है तो वह विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को उनकी आयु, गति, चेष्टा, परिवार, परिस्थिति, जेनेटिक कोड्स एवं विभिन्न प्रकार के वातावरण के अनुरूप फल देगा। परंतु अगर किसी व्यक्ति के लग्न को शनि देखता है अथवा लग्न पर शनि बैठा हुआ है अथवा 5वें घर में शनि बैठा हुआ है अथवा 9वें घर में शनि बैठा हुआ है, तो उन्हें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनके कार्य शनि से इसलिए बिगड़ते हैं क्योंकि वह शनि के अनुरूप बने हुए हैं। अर्थात आज की स्थिति एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जहां अंग्रेजी स्थिति के चलते एवं अंग्रेजी सभ्यता के चलते
समाज में विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं उत्पन्न हुई हैं, वहीं लोगों के अंदर स्ट्रेस लेवल भी बढ़ा है। इसीलिए अगर आप लग्न पर बैठे हुए शनि के व्यक्ति को देखें तो उसके अंदर स्ट्रेस लेवल इतना नहीं होता। कारण क्योंकि वह प्रतिस्पर्धा को कम से कम चुनता है। क्योंकि प्रतिस्पर्धा को कम से कम चुनता है, इसके पीछे का कारण है कि उसके अंदर आत्मविश्वास अर्थात कॉन्फिडेंस की कमी पाई जाती है। अब जिस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है, क्या वह अपने इरादों को पूरा कर सकता है? मैं ऐसा मानता हूँ कि जब तक उसके इस परिस्थिति के मोटिव का समय ना निकल जाए या उसको किसी प्रकार की काउंसलिंग के द्वारा, जो काउंसलिंग विद्वान एस्ट्रोलॉजर के द्वारा की जानी चाहिए, वह प्रदान नहीं की जाए, तब तक वह एक अंधी दौड़ में दौड़ रहा है। आज की परिस्थिति जहाँ छोटे बच्चों को बचपन से ही स्ट्रेस लेवल को बढ़ा देती है, वहीं उनके स्ट्रेस लेवल को बढ़ाने में प्रतिस्पर्धा एवं कंपटीशन का भी कम रोल नहीं होता। आजकल व्यक्ति अगर कोई चीज़ केवल जीतने के लिए गेम खेलता है तो वह खेलता नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी गेम जिसमें सर्वत्र जीतने की ही अभिलाषा हो, वह निश्चित रूप से तनाव पैदा करता है। आप अगर देखें कि जो माना कि केवल बैलों की ही रेस है या केवल कुत्तों की ही रेस है या केवल पशुओं की ही कोई भी रेस है, तो उनमें तक उन पशुओं में जब रेस हो जाती है, दौड़ हो जाती है, तो उसके बाद अगर उनका ब्लड प्रेशर नापा जाए एवं अगर उनका स्ट्रेस लेवल नापा जाए तो उन तक को तनाव होता है। बस आज की परिस्थिति में तनाव इसी कारण से होता है क्योंकि हम हर विषम परिस्थिति में एवं हर प्रकार की परिस्थिति में कंपटीशन को ज़बरदस्ती ओढ़ लेते हैं एवं ज़बरदस्ती ओढ़ा हुआ कंपटीशन जहां एक ओर हमें स्ट्रेस एवं टेंशन प्रदान करता है, वहीं दूसरी तरफ हमें विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं में भी जोड़ देता है। इसीलिए जब गोचर में शनि लग्न पर आता है तो व्यक्ति की गति मंद पड़ जाती है। बेसिकली यह मंद गति आपको इस बात के लिए प्रोत्साहित एवं मोटिवेशन प्रदान करती है कि आप अब इन वर्षों में अर्थात इन 2.5 वर्षों में, क्योंकि एक राशि पर शनि लगभग 2.5 वर्ष रहता है, आपको शनै शनै अर्थात धीरे धीरे परिस्थिति को देख कर चलना है। एवं इन परिस्थितियों में अगर आप ढंग से निर्णय करें एवं किसी भी प्रकार के आत्म स्थिति एवं आत्म स्वाभिमान की स्थिति को डेवलप कर लें तो आपको लग्न पर पड़े हुए शनि का उतना दोष प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार अगर शनि किसी भी अवस्था में शनि के विभिन्न प्रकार के दोष किसी व्यक्ति पर पड़ रहे हैं तो उसे व्यक्तिगत काउंसलिंग के द्वारा काफ़ी हद तक ठीक करा जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है। अभी इतना ही। नमस्कार।